तो सबसे पहले एक बड़ी खबर आ रही है, कोविड गाइडलाइंस को लेकर बड़ी खबर है। उत्तराखंड में कोविड की ज्यादातर पाबंदियां हटा दी गई हैं। नाइट कर्फ्यू को भी पूरी तरह से खत्म कर दिया गया है। मुख्य सचिव ने नई गाइडलाइंस जारी की हैं। अब राज्य में जिम, थिएटर और मॉल भी पूरी कैपेसिटी के साथ खुलेंगे। होटल, रेस्टोरेंट और ढाबों पर भी किसी तरह की कोई पाबंदी नहीं होगी। स्पोर्ट्स ग्राउंड और स्टेडियम भी पूरी तरह से खोल दिए जाएंगे। 1 मार्च से राज्य के सभी आंगनबाड़ी सेंटर्स भी खोलने का आदेश जारी कर दिया गया है। तो उत्तराखंड में कोविड की पाबंदियां हटाई गई हैं। कोविड नियमों में छूट दी गई है। नाइट कर्फ्यू को पूरी तरह से खत्म कर दिया गया है। जिम, थिएटर, मॉल पूरी क्षमता के साथ खुलने जा रहे हैं। उत्तराखंड की खबरों में आगे बढ़ते हैं। उत्तराखंड बीजेपी में वोटिंग के बाद जबरदस्त कलह चल रही है और निशाने पर बीजेपी के अध्यक्ष मदन कौशिक ही हैं। लक्सर सीट पर बीजेपी प्रत्याशी संजय गुप्ता ने कौशिक पर उन्हें हराने के लिए काम करने का आरोप लगाया था और अब संजय गुप्ता ने दूसरे दिन भी मदन कौशिक के खिलाफ मोर्चा खोला हुआ है। संजय गुप्ता ने मदन कौशिक की संपत्ति की जांच की मांग की है और कहा है कि मदन कौशिक के कारनामे सबके सामने आने चाहिए। संजय गुप्ता ने अपने पक्ष में हरिद्वार जिला अध्यक्ष का लेटर भी दिखाया है, जिसमें 9 फरवरी को 4 नेताओं को पार्टी से निकाला गया था और संजय गुप्ता का यह कहना है कि इन लोगों ने मदन कौशिक के कहने पर उनके यानी कि संजय गुप्ता के खिलाफ काम किया है और लक्सर में पार्टी को हराने का काम किया है। हालांकि यह सब कुछ तब हो रहा है जबकि नतीजे आने में अभी लंबा वक्त है। विधानसभा चुनाव की वोटिंग के बाद बीजेपी में मचा बवाल थमने का नाम नहीं ले रहा है और इसने बीजेपी की टेंशन और बढ़ा दी है। बीजेपी की चिंता यह है कि उत्तराखंड में मचे इस बवाल को जल्द शांत नहीं किया गया तो पड़ोसी उत्तर प्रदेश के चुनाव पर भी इसका उल्टा असर पड़ सकता है। उत्तराखंड में विधानसभा चुनाव की वोटिंग 14 फरवरी को हो चुकी है, लेकिन पड़ोसी राज्य यूपी में अभी भी 5 चरण का चुनाव बाकी है और यही उत्तराखंड बीजेपी के लिए सबसे बड़ी टेंशन बन गया है। हरिद्वार जिले की लक्सर सीट से सिटिंग विधायक और प्रत्याशी संजय गुप्ता ने पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष पर भीतरघात के जो गंभीर आरोप लगाए, उसकी आग उधम सिंह नगर से होते हुए चंपावत जिले तक पहुँच गयी। काशीपुर सीट से सिटिंग विधायक हरभजन चीमा, चंपावत से सिटिंग विधायक और कैंडिडेट कैलाश गहतोड़ी ने भी पार्टी पदाधिकारियों पर भीतरघात का आरोप लगा दिया। अब बीजेपी को डर ये है कि ये आग यूपी तक पहुंची तो वहां चल रहा चुनाव इससे प्रभावित हो सकता है। माननीय विधायकगणों ने जो अपनी बात को रखा है, ये अभी सार्वजनिक करने की बात ही नहीं थी, क्योंकि करना भी नहीं चाहिए। कुल मिलाकर के अगर आपको अपनी बात को रखना है तो पार्टी के प्लेटफॉर्म पर रख ले तो उचित होता। किंतु जिस तरह से जो उन्होंने कहा है, मुझे लगता है कि थोड़ा सा उनके मन में जो कुंठा रही होगी इस बात को लेकर के उन्होंने कुछ कहा होगा। किंतु ये आरोप सीधा सीधा लगाना प्रदेश अध्यक्ष जी पर, ये बड़ा दुखदायी विषय है, चिंतन का विषय है और इसमें पार्टी इसमें संज्ञान मिलेगी। बीजेपी में अंगारे फूट रहे हैं तो कांग्रेस इस मुद्दे को खूब कैश करा रही है। कांग्रेस का साफ कहना है कि बीजेपी की हताशा है क्योंकि उनकी सरकार जा रही है और हार के बहाने ढूंढे जा रहे हैं। देखिए, जिस तरीके से जो भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी हैं उनके बयान आ रहे हैं, उससे स्पष्ट परिलक्षित हो रहा है कि विदाई तय है। अब ये वैसे भारतीय जनता पार्टी का अंदरूनी मामला है और इस अंदरूनी मामला जो है इससे भाजपा को निपटना है, लेकिन ये संकेत जो है दे दिए हैं कि भाजपा जा रही है। अब मामले की गंभीरता को देखते हुए बीजेपी प्रदेश नेतृत्व से लेकर सेंट्रल लीडरशिप भी डैमेज कंट्रोल में जुट गई है। सूत्रों की माने तो उत्तराखंड बीजेपी ने पूरे मामले को लेकर इंटरनल मीटिंग बुलाई है। मीटिंग के बाद बीजेपी ऑफिशियल स्टेटमेंट भी जारी कर सकती है, लेकिन वोटिंग के बाद सिर्फ फुटअव्वल ने बीजेपी की मुश्किलें जरूर कई गुना बढ़ा दी हैं। देहरादून से न्यूज़ 18 के लिए सुनील नवप्रभात की रिपोर्ट। वहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बीजेपी के सभी नेताओं और प्रत्याशियों से संयम बरतने की अपील की है। धामी ने कहा है कि सबने चुनाव लड़ा और सभी का साथ मिला। साथ ही धामी ने कहा कि ये छोटी छोटी बातें हैं, इन पर लड़ाई नहीं होनी चाहिए क्योंकि बीजेपी की सरकार बन रही है। सभी से यही कहना चाहूँगा कि सभी हमारे प्रत्याशी हों चाहे हमारे पदाधिकारी हों, सभी लोग संयम बरतेंगे और कहीं ऐसी बात नहीं है, कोई छोटी मोटी बात है। पूरे संगठन के लोगों ने, पार्टी कार्यकर्ताओं ने, सब ने, हमारे बूथ अध्यक्षों ने, पन्ना प्रमुखों ने, सभी पदाधिकारियों ने, कार्यकर्ताओं ने, सब ने मिलकर
बहुत उत्साह से चुनाव लड़ा है। हम जीत रहे हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, इसलिए सभी लोग संयम भी बरतेंगे और मैं समझता हूँ छोटी बातें हैं, सब हो जाएगा, निपट जाएगा। विधानसभा चुनाव की वोटिंग खत्म होने के बाद लगातार जीत के दावे हो रहे हैं। अभी नतीजे नहीं आए हैं, लेकिन उससे पहले ही कांग्रेस में सीएम पद पर खींचतान शुरू हो गई है। कांग्रेस में मुख्यमंत्री पद को लेकर भी लगातार बयानबाजी हो रही है। कांग्रेस नेता और राज्यसभा सांसद प्रदीप टम्टा ने कहा है कि चुनाव में हरीश रावत कमांडर थे और हरीश रावत ही मुख्यमंत्री भी बनेंगे। प्रदीप टम्टा ने आगे कहा है कि राज्य में कांग्रेस को बड़ा बहुमत मिलने जा रहा है। लड़ाई में जो सेनापति होता है, यश और अपयश दोनों का वो भागीदार होता है। तो ये इस चुनाव अभियान के कमांडर इन चीफ हरीश रावत जी थे, अभी भी है, और कांग्रेस की सरकार बन रही है, जीत रही है, तो जो ताज है वो उन्हीं के चेहरे पर आएगा। तो इसलिए मैं तो कहीं विवाद नहीं देखता हूँ कि कांग्रेस में हरीश रावत जी के अलावा कोई अन्य विकल्प है। कांग्रेस अगर चुनाव जीतती है तो मुख्यमंत्री कौन होगा, इस पर नेता विपक्ष प्रीतम सिंह का कहना है कि मैं पार्टी का सिपाही हूं और पार्टी ने जो भी जिम्मेदारी दी उसे निभाया है। प्रीतम सिंह ने कहा कि मुख्यमंत्री कौन होगा ये फैसला राष्ट्रीय नेतृत्व करेगा और कांग्रेस चुनाव में 40 से 45 सीटें जीतेगी और सरकार बनाएगी। प्रीतम सिंह ने यह बात अपने विधानसभा क्षेत्र चकराता से लौटने के बाद कही। मैं समझता हूं कि 40 और 45 के बीच में जो है सीटें कांग्रेस को मिलनी चाहिए। मैं तो कांग्रेस का एक छोटा सा कार्यकर्ता हूं। राष्ट्रीय नेतृत्व ने जब जब जो जिम्मेदारी सौंपी उसका निर्वहन मैंने पूरी ईमानदारी के साथ करने का प्रयास किया है, और जो फैसला राष्ट्रीय नेतृत्व लेगा वो सबको मान्य होगा। जिसको भी बागडोर मिलेगी सब लोग जो है उनके साथ खड़े होकर के प्रदेश के अंदर मजबूत सरकार और जो वादे हमने किए हैं उन वादों को पूरी करने वाली सरकार हम चलाना चाहेंगे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी आज सचिवालय पहुंचे और अपने काम निपटाने। मुख्यमंत्री ने कहा कि अब वो रोजाना काम करेंगे और चुनाव पूरे हो चुके हैं और अब हर रोज कोविड के हालात की समीक्षा करूंगा। सीएम ने कहा कि चुनाव से रोज का काम प्रभावित नहीं होगा। चुनाव हमारा हो चुका है और अब चुनाव प्रभावित होने जैसी कोई बात अब रही नहीं है। जो बहुत सारे जरूरी काम हैं, जो बहुत ज़्यादा नीति संगत न हो, जो हम कर सकते हैं, और कुछ काम रुके हुए हैं, रूटीन के भी कुछ काम होते हैं, और इधर कोरोना संक्रमण भी लगातार रहा है, उसकी भी समीक्षा इत्यादि करनी है। तो उन सभी के लिए मैं सचिवालय आया हूँ और जो दैनिक कार्य होते हैं उन सभी कार्यों को करूँगा। कोटद्वार से कांग्रेस नेता सुरेंद्र सिंह नेगी ने बीजेपी पर पूर्व सीएम भुवन चंद्र खंडूरी के अपमान का आरोप लगाया है और रितु खंडूरी के कोटद्वार से चुनाव लड़ाने को अपराध बताया है। लेकिन बीजेपी का कहना है कि सही गलत का पता 10 मार्च को चलेगा। साल 2012 में जिस कोटद्वार सीट से भुवन चंद्र खंडूरी मुख्यमंत्री रहते हुए चुनाव हार गए, उसी पर इस बार उनकी बेटी रितु खंडूरी ने चुनाव लड़ा। पहले यमकेश्वर से टिकट कटा और फिर कोटद्वार का टिकट मिला। इसी पर कांग्रेस के सीनियर नेता और कोटद्वार से उम्मीदवार सुरेंद्र सिंह नेगी ने बीजेपी पर निशाना साधा है। नेगी का कहना है कि बीजेपी ने खंडूरी परिवार के साथ अपराध किया है और रितु खंडूरी को आखिर में मजबूर होकर कोटद्वार से चुनाव लड़ना पड़ा। नेगी का कहना है कि ये पूर्व सीएम भुवन चंद्र खंडूरी का बीजेपी ने अपमान किया। लेकिन जिस ढंग से उनको अपमानित किया गया, जिस ढंग से उनको इग्नोर किया गया, और इस इग्नोरेंस का प्रतिफल जो है उनकी बेटी को भी मिला होगा, ऐसा मुझे लगता है। ये जानबूझकर अगर उनको टिकट दिया जाना था तो उनको शुरू में कह दिया जाना चाहिए था कि भाई आपको टिकट नहीं दिया जा सकता, आप और किसी सीट को करें। मैं समझता हूँ बहन जी भी बहुत मजबूरी में यहाँ लड़ी है, लेकिन ये उस परिवार के साथ बीजेपी का ये बहुत बड़ा अपराध माना जाएगा और ये अपराध उन्होंने किया है। बीजेपी अपने पूर्व सीएम भुवन चंद्र खंडूरी के काम, नाम और ईमानदारी की मिसाल देती है। खंडूरी अब एक्टिव पॉलिटिक्स में नहीं है, लेकिन बेटी रितु बीजेपी में है तो बेटे मनीष खंडूरी कांग्रेस में है। ऐसे में क्या कांग्रेस नेता सुरेंद्र सिंह नेगी के आरोप सही हैं? क्या जानबूझकर रितु खंडूरी को उस कोटद्वार में उम्मीदवार बनाया गया जहां 2012 में उनके पिता मुख्यमंत्री रहते हुए चुनाव हार गए थे? इस राजनीति पर बीजेपी 10 मार्च को नतीजों के इंतजार की बात कह रही है। वो तो 10 तारीख को बताएंगे कि क्या हुआ है। अब कहने से क्या होता है, चुनाव जीत रही है रितु खंडूरी जी की बेटी के कारण नहीं मैं कहूँगा, अभी तो रितु की मेहनत के कारण
रितु के एक व्यक्तित्व के कारण निश्चित रूप से वो चुनाव जीत रही है। बीजेपी ने साल 2012 का चुनाव पूर्व सीएम बीसी खंडूरी के नाम पर लड़ा, लेकिन 10 साल की सियासत में बहुत कुछ बदल गया और अब 10 मार्च का रिजल्ट बताएगा कि कांग्रेस के आरोप सही हैं या बीजेपी का अपनी नेता पर भरोसा। दीपांकर भट्ट, न्यूज़ 18 देहरादून। आगे बढ़ते हैं। चंपावत के सूखीढांग में हुए भोजन माता विवाद पर अभिभावक संघ अध्यक्ष समेत अन्य लोगों की गिरफ्तारी पर हाईकोर्ट ने रोक लगा दी है। हाईकोर्ट ने साथ ही सरकार को निर्देश दिया है कि 4 हफ्ते के अंदर अपना जवाब दाखिल करें। अभिभावक संघ अध्यक्ष समेत अन्य ने गिरफ्तारी पर रोक के साथ ही केस निरस्त करने की मांग की थी। सूखीढांग में भोजन माता विवाद के बाद 5 लोगों पर SC/ST एक्ट में केस दर्ज किया गया था। उधम सिंह नगर के सिरोली कला में एक शख्स ने अपने ही 3 साल के मासूम बेटे की हत्या कर दी और अब अपना गुनाह भी कबूल कर लिया है। पुलिस ने यूपी के बहेड़ी से बच्चे का शव बरामद कर लिया है। पुलिस के मुताबिक आरोपी मोहम्मद तारिक के बेटे शाहबान को हीमोफीलिया की बीमारी थी और उसके इलाज में काफी खर्च हो रहा था, जिससे तारिक परेशान था और बेटे की बीमारी को लेकर आरोपी तारिक ने बेटे को ही मार डाला। हालांकि शुरुआत में तारिक पुलिस को गुमराह करता रहा, लेकिन सख्ती से पूछताछ में अपना जुर्म कबूल कर लिया। अब परिजन भी तारिक की हरकत पर हैरान। बॉडी को जब वादी को दिखाया गया तो फिर पूछताछ के दौरान ये पता चला कि वादी ने ही अपने बेटे को मारा है, गला घोंट के उसे झाड़ियों में फेंक दिया था। कारण जब पूछा गया उससे तो कारण उसने ये बताया कि बच्चा जन्म से ही हीमोफीलिया नामक बीमारी से ग्रसित है। पिछले 1 महीने से उत्तराखंड में परिवहन निगम की 300 बस सिलेक्शन ड्यूटी में लगाई गई थी, जिसकी वजह से रोजाना यात्रियों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा था। अब गुरुवार से उम्मीद की जा रही थी कि रोडवेज को अपनी बस सेवा फिर से सुचारू रूप से संचालित कर पाएगा। निर्वाचन आयोग की तरफ से इन बस को रिलीव कर दिया गया है। और यहां रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। जल्द लौट रहे हैं, आप कहीं मत जाइए।